Welcome students. So we are starting the new chapter that is gravitation. Okay, so gravitation, there are some natural phenomena that are responsible because of gravitation. So some of the natural phenomena which happens because of gravitation, like if you release any object, the object falls towards the center of the earth. So the object falls towards the center of the earth. This happens because of gravitation. The second thing is all the planets revolving around the sun. Planets are revolving around the sun because of gravitation. Also moon is revolving around the earth because of gravitation. How it happens? For example, this is the sun and this is the planet. Okay. So we know for a circular motion there is a force which is centripetal force which is required. तो जब planet आपका circular motion में घूम रहा है तो sun उस planet को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर ये जो force लग रहा है this is force of gravitation which is actually playing the role of centripetal force FC. तो यहाँ पर जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है. इस वजह से जो प्लेनेट होता है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है. ओके, सो दैट इज द दिस फिनोमिना इज सिमिलरली. यहाँ पर सन की जगह आप ले लीजिए अर्थ और प्लेनेट की जगह आप ले लीजिए मून. तो मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि मून अर्थ के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, अर्थ क्यों नहीं मून के चारों तरफ घूम रहा है. तो एक्चुअल में अर्थ का मास ज्यादा है मून के कंपैरिजन में. दैट्स व्हाई लीड अर्थ करेगा तो अर्थ सेंटर पे रहेगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है दैट विल एक्सपीरियंस ग्रेटर फोर्स. तो वहां पर उसका मूवमेंट फोर्स तो दोनों पर एक जैसा लग रहा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की फोर्स की वैल्यू सेम है. लेकिन मास अगर कम है तो इनर्शिया कम है, इसका मतलब मोशन में वो बॉडी आएगी जिसका मास कम है. तो मून का मास कम है तो मून विल कम इनटू मोशन. सो दैट दिस फिनोमिना हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन. और इसके लिए हमें स्टडी करना होगा द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद. देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अगर दो मासेस है, दो पॉइंट मासेस अपन मान लेते हैं m1 और m2, ये दो मासेस है m1 एंड m2, एंड दीज टू मासेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में d. तो इन दोनों के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस m1 m2, and this gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between two. और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें इसका मतलब दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर. और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला हमारा आ जाता है जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. तो ये फाइनल हमारा फॉर्मूला आ गया दैट एफ जी इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, वह जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
and its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11. और इस फॉर्मूले से अपन इजीली इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg minus 2, that will be the dimension for this gravitational constant. So this is the universal law of gravitation. अब यहाँ पर in middle of these two Kepler's laws भी होते हैं. Kepler's law is removed by the CBSE for this session. तो क्विकली आपको ब्रीफ कर देता हूं मैं केपलर्स लॉ क्या होते हैं. फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि जितने भी प्लैनेट्स है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ. द सेकेंड लॉ इज रिगार्डिंग लॉ ऑफ एरिया. Each planet sweeps equal area in equal interval of time, that is the law of area, second law. And the third law says that the law that is called law of period, and which says the square of the time period is directly proportional to the cube of semi major axis, that is called law of period. So there are three laws of Kepler's which I have briefed you. So this particular Kepler law has been removed by CBSE and this universal gravitational law stands. So now let's solve this question number 8.2. Because this force is a vector, so we need to deal with vectors. How we can deal with vectors? So for this, let's see the example 8.2. Example 8.2 के लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा, this one, this figure. ये 8.2 में आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 8.2, 3 इक्वल मासेस ऑफ m किलोग्राम ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है और इसके वर्टाइसेस पर हमने 3 इक्वल मास पुट कर दिए, m m m. ठीक है, 3 इक्वल मासेस वर्टाइसेस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमने रख दिए. इसके बाद आपसे पूछा है what is the force acting on a mass 2m placed at the centroid G of the triangle. ये सेंट्रॉइड पे, ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे हमने 2m मास रख दिया है और इस 2m पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमें निकालना है. ठीक है, नाउ दिस 2m और ये m, तो इस 2m को ये m इधर अपनी तरफ खींच रहा है, ये 2m को ये वाला m भी अपनी तरफ खींच रहा होगा और इस 2m को ये वाला m भी अपनी तरफ खींच रहा होगा. और ऑब्वियस सी बात है 2m और m डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि सेंट्रोइड है, तो वर्टाइसिस से डिस्टेंस इक्वल होगी. डिस्टेंस इक्वल है और पेयर्स इक्वल है, तो तीनों फोर्स F होंगे. ये F है, ये भी F होगा और ये भी F होगा. ठीक है, इसका मतलब तीनों फोर्सेस हैं और तीनों फोर्सेस F है, मैग्नीट्यूड सेम है. अब हमें देखना है कि इनका मैग्नीट्यूड किस तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल टू बेस है वो लाइन अपन ने ड्रॉ करी, दिस वन. ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल मस्ट बी 60 डिग्री. इसका मतलब ये वाला एंगल यहाँ पर मैं आप डिनोट करता हूँ, दिस वन, ये दोनों एंगल 30 डिग्री होंगे और ये वाला भी तो एंगल 30 डिग्री होगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है. इसका मतलब इस फोर्स को, ये जो आपका फोर्स है, इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूँ. एक अलोंग दिस, ये का हो जाएगा इधर, और इस फोर्स को भी मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ और दोनों के कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे. तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, F cos 30. सिमिलरली इस फोर्स का कंपोनेंट इधर आ जाएगा F cos 30 और इन दोनों फोर्सेस का यहाँ पर कंपोनेंट आ जाएगा F sin 30, F sin 30. तो मैं इसे लिख देता हूँ 2F sin 30. ठीक है, और ऊपर आपका F फोर्स हो गया. जब आपने इस फोर्स को रिजॉल्व कर लिया तो फिर इस फोर्स को आप भूल जाइए. ठीक है, अब फोर्सेस कौन से बचे हैं, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट में और लेफ्ट में. ठीक है, और ये फोर्सेस देख लेते हैं कि हम इक्वल है. यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है F cos 30 और F cos 30 ये दोनों इक्वल फोर्स है, तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट में तो कोई नेट फोर्स बनता नहीं है. 2F sin 30 की वैल्यू अगर देखें तो आप 2F sin 30 देखें तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. सो 2F इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली F ही आ रहा है. मतलब यहाँ पर डाउनवर्ड भी F फोर्स है और अपवर्ड भी F फोर्स है, तो ये फोर्स भी आपका
कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स जो सेंट्रोइड पे मास रखा है 2m, द नेट फोर्स इज 0। तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा 0। सेकेंड पार्ट हम देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल्ड। वर्टेक्स ए पे जो मास है इसको डबल कर दिया तो इससे क्या होगा। ये वाला तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, एफ कॉस 30 एफ कॉस 30, क्योंकि ये इसका फोर्स है नहीं, ए वाले का फोर्स है नहीं। तो ये एफ कॉस 30, एफ कॉस 30 और 2f साइन 30, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फोर्सेस तो इनके हैं। ये मास इधर रखा हुआ है और एक मास इधर रखा हुआ है, तो ये तो हमने चेंज करे ही नहीं। तो ये एफ कॉस 30, दिस वन एफ कॉस 30 और 2f साइन 30 में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ये वाला जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बिकम डबल। तो नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर ये f की जगह क्या हो जाएगा 2f। और जब 2f हो गया और नीचे आपका f है, तो देयर विल बी अ नेट फोर्स जो ऊपर की तरफ होगा। तो सेकेंड का आंसर आ जाएगा, देयर विल बी अ नेट फोर्स f विच इज वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज टूवर्ड्स a। और उस f की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। f की वैल्यू कैसे निकालोगे, g और दो फोर्सेस की वैल्यू, एक की m है और एक की 2m है, ठीक है, और डिस्टेंस। नाउ अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपन x मान लेते हैं। तो डिस्टेंस, सेंट्रोइड की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम। सेंट्रोइड की डिस्टेंस, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो देखो हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन ने ये वाला जो पार्ट है, दिस विल बी एल डिस्टेंस, और यहाँ पर ये बाइसेक्टर है तो ये आपको l/2 डिस्टेंस में आपको ब्रेक कर देगा। तो ये ये दिस इज l एंड दिस इज l/2। तो यहाँ से आपका ए सी अगर मैं कहूँ तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। और सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में आपको डिवाइड करता है, 2:1। तो ये 2 और ये 1। तो यहाँ से इस रेशियो से आपको ये ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, 2:1। आप क्या करोगे, ये अगर मैं कहूँ बी, तो बी सी की वैल्यू l/2 है, ए बी की वैल्यू l है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ए सी निकाल लोगे। और फिर ए सी को सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 2, 2 टाइम्स एज दैट ऑफ सी। तो उसको फिर आप रेशियो में डिवाइड करके और 2:1 रेशियो से आप एसी की जो भी टोटल लेंथ आती है उस एसी की टोटल लेंथ को डिवाइडेड बाय 3 करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एओ। जो एक्स की वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने बात करी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो अभी हमने पढ़ा है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए इसके लिए एप्लीकेबल, अपन ने बोला है m1 और m2, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह आपको हॉलो स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी अगर आपको दे दिया, आपको बोल दिया कि आपको एक हॉलो स्फेरिकल शेल है इस तरह से, ये इस तरह से हॉलो स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो हॉलो स्फेरिकल शेल को आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको बोल दिया कि हॉलो स्फेरिकल सेल है जिसका मास m1 है और जिसका मास m2 है, तो यू कैन जस्ट रिप्लेस द एंटायर स्फेरिकल शेल जस्ट बाय अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका मास आप उतने ही लोगे m1। तो आप होलो स्फेरिकल शेल की जगह एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बना सकते हो उसके सेंटर पर, और उसका मास आप उसके बराबर ही लोगे, दैट इज m1 एंड m2। और उससे आप वो लेकर आप ट्रीट कर सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको कंसीडर करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दिस वाज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली। सो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट बाय कैवेंडिश। ही कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी। और जी की वैल्यू जब कैलकुलेट कर ली तो उससे मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, उसमें आपने जी की वैल्यू पुट करी तो अर्थ का मास आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि कैवेंडिश वेट द अर्थ। कैवेंडिश ने अर्थ को तोल के बता दिया, अर्थ को तोल दिया। तो कैसे तोला, क्योंकि जी की वैल्यू निकाली। अब इस जी की वैल्यू कैसे निकाली वो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं कि आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से निकाली। सबसे पहले यहाँ पर सीलिंग पे अपन ने एक स्ट्रिंग को सस्पेंड किया, दिस इज द स्ट्रिंग, यू कैन सी दैट दिस इज द स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग पर एक रॉड लगा दी है आपने, रॉड लगा दी, दिस इज द रॉड, ओके।
और इस रॉड पे एक तरफ आपने ये मास रखा और दूसरी तरफ आपने ये मास रखा। ठीक है, यहाँ पर डंबल शेप में आपका एक मास होगा। तो एक्चुअल में ये वाला मास इसे क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा। और ये वाला मास इसे इस तरफ फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ मास होगा। यहाँ पर ए पर कुछ ना कुछ मास होगा, बी पर कुछ ना कुछ मास होगा। तो ए और बी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये हेवी हैवी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, दिस इज द हेवी। तो ये तो हिलने वाला नहीं है अपनी जगह से। तो क्या करेगा, ये जो रेड वाला मैंने बताया आपको, ये रेड वाले को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इसे पुल करेगा। तो देर विल बी अ कपल। यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं इस पे। और ये जो आपका रॉड है, दिस रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक रॉड है, और इस रॉड पे अगर आपने एक फोर्स इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, तो क्या होगा, ये रॉड आपकी रोटेट होने लग जाएगी। दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस, ये ऐसी और ऐसे इस तरह से रोटेट होने लगेगी। तो यहाँ पर भी रोटेशन होगा, और यहाँ पर जो रोटेशन होगा तो उसकी वजह से ये जो आपका ये वायर है, दिस इज द वायर, इस वायर में ट्विस्ट आएगा, ये वायर इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, ये आपका जो रॉड है, ये रॉड जब घूमेगा तो वायर भी रोटेट होगा। और जो वायर है उसके अंदर एक ट्विस्ट आएगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, क्योंकि आपका वायर घूम रहा है। तो वायर जब घूमेगा और आप उससे थोड़ी देर के लिए रिलीज करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा वायर। इसका मतलब देयर विल बी अ रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है, जैसे लीनियर मोशन में आपका फोर्स होता है, वैसे ही अगर आप ऑब्जेक्ट घुमाना चाहते हैं तो वहां पर टॉर्क आता है। ठीक है, वो टॉर्क की हम बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपको टॉर्क के लिए मैं ब्रीफ कर दूं कि अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है ओ पॉइंट से, और यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया एफ, और इस ओ से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है एल। तो एक टर्म होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क कितना होता है, फोर्स इनटू एल, ये आपका टॉर्क होता है। ठीक है, तो टॉर्क मतलब कितनी आसानी से आप ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। तो यहाँ पर अगर आप ये एल ज्यादा है तो आपका ये टॉर्क इज समथिंग विच हेल्प्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये इस रॉड पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है F1 और एक फोर्स ये लग रहा है F2। एक्चुअल में F1 और F2 नहीं कहूंगा, यहाँ पर दोनों फोर्स सेम लग रहे हैं। तो मैं F दोनों को F कह देता हूँ, यहाँ पर भी एक F फोर्स लग रहा है और यहाँ पर भी एक F फोर्स लग रहा है। अब इसकी हम बात करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं और किस तरह से ये काम करेगा वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक रॉड है। ठीक है, इस पे हमने यहाँ पर एक मास रख रखा है, ये मास है आपका, और इसको आपने एक रस्सी से सस्पेंड कर रखा है, एक 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 थिन वायर से सस्पेंड कर रखा है इस तरह से। अब क्या होगा, ये इसके पास में आपने एक हैवी बॉल रख दिया है, यहाँ पर आपने एक हैवी बॉल रख दिया है। तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा ये एफ, और यहाँ पर इधर फोर्स लगेगा एफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रोटेट होने लगेगा, और ये रोटेट होगा तो ये वायर भी रोटेट होगा, ट्विस्ट होगा। ठीक है, ये अपन साइड व्यू देख रहे हैं। टॉप से अगर देखें अपन, टॉप व्यू का अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो किस तरह से दिखेगा वो देखते हैं। टॉप व्यू ऐसा दिखेगा, ये आपका रॉड है, ये रॉड पे आपके दो मासेस रखे हुए हैं, और उसके बाद एक मास इधर रखा हुआ है, हेवी मास, और एक हेवी मास नीचे रखा हुआ है। और इस हैवी मास की वजह से एक फोर्स लग रहा है इधर और इधर, ये इस पे एक फोर्स लग रहा है दोनों की तरफ। ये एक डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है और ये डायरेक्शन में फोर्स इधर, जिसकी वजह से ये ओ के अबाउट रोटेट करना चालू करेगा। ये वाला आपका इधर घूमेगा और ये वाला इधर घूमेगा, तो एक रोटेशन आएगा।
ठीक है। अब ये रॉड की डिस्टेंस मान लेते हैं इस ओ पॉइंट से, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस अपन ने डी ले ली और ये वाली डिस्टेंस भी हमने ले ली डी। ठीक है। अब हम टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क कितना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, टॉर्क जो होता है वो जहां से रोटेट हो रहा है, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पर जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है वो है आपका ओ, ओ के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो ओ से इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है, डी। तो यहाँ पर अगर मैं टॉर्क वन निकालूं, टॉर्क वन कितना हो गया, एफ इंटू डी। और यहाँ पर इस फोर्स का भी डिस्टेंस कितना है, डी। तो यहाँ पर टॉर्क टू कितना होगा, ये भी होगा एफ इंटू डी। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। देखो ये किस तरह से मूव करवा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। किस तरह से मूव करवा रहा है, ये डायरेक्शन को कहते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली डायरेक्शन यहाँ पर भी आपकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं नेट टॉर्क निकालूं, तो नेट टॉर्क क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो टाउ वन प्लस टाउ टू, ये नेट टॉर्क आ जाएगा। और नेट टॉर्क की वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन, टाउ वन प्लस टाउ टू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टाउ वन की वैल्यू है एफ इंटू डी, प्लस टाउ टू की वैल्यू भी एफ इंटू डी। मतलब नेट टॉर्क कितना हो गया, टू इंटू एफ इंटू डी। और ये एफ है क्या, दिस एफ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस एफ इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स जो किन दो के बीच में है, ये आपका एक मास है एम और ये दूसरा मास है कैपिटल एम। यहाँ पर भी ये मास है एम और ये मास है कैपिटल एम। तो एफ की वैल्यू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं अपन, जी एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। और ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों केस में अपन मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है, दोनों केस में ये दोनों डिस्टेंस x मान लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। ये भी x है और इसकी डिस्टेंस भी सेंटर टू सेंटर x है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जी एम एम एक्स स्क्वायर, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो आपका जो नेट टॉर्क आ रहा है, दिस नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 एफ डी। वहां पर अपन एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो नेट टॉर्क कितना आया, 2 इंटू जी एम कैपिटल एम एक्स स्क्वायर इंटू डी। ये आपका नेट टॉर्क आ गया। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट हमें समझ में आया कि ये नेट टॉर्क आपका आ रहा है। अब होगा क्या, ये जब घूमेगा तो ये जो ऊपर जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पर देखो आप, ये स्ट्रिंग आपकी घूमेगी। तो इसके ये घूमेगी तो इसके अंदर एक इलास्टिक नेचर है। जब आप इसे ट्विस्ट करेंगे, ये ऐसी रोटेट होगी, तो इसके अंदर एक इलास्टिक नेचर है, ये वापस घूम के अपने अंदर आने, वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। तो इस टॉर्क की वजह से स्ट्रिंग के अंदर क्या आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बोलेंगे, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क देयर विल बी a restoring torque there will be a restoring torque produced in the string. Let us say tau r. Tau r is the restoring torque. ठीक है, tau r is the restoring torque. और जितना आपका ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क है उसके बराबर ही टाउ आर होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका टाउ आर होगा उसका मैग्नीट्यूड जो आपने टाउ नेट निकाला उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये चीज आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टाउ आर होता है, दैट इज इक्वल्स टू सम अल्फा इंटू थीटा, ये टाउ आर की वैल्यू होती है। और टाउ नेट की जो वैल्यू है वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ इंटू जी एम कैपिटल एम एक्स स्क्वायर इंटू डी, ये ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं।
तो अल्फा इंटू थीटा, ये टाउ आर की वैल्यू होती है, वेयर अल्फा इज द कितने एंगल से वो रोटेट हुआ, एंगल रोटेटेड बाय दैट स्ट्रिंग. So this alpha is the angle rotated by the string. स्ट्रिंग ने कितना एंगल रोटेट करा वो है आपका ये अल्फा. ओ, या तो अल्फा ले लो या थीटा ले लो, यहाँ पर अपन थीटा ले लेते हैं. तो थीटा को हम मान लेते हैं, थीटा इज द एंगल रोटेटेड. तो लेट अस से थीटा इज द एंगल रोटेटेड. तो अल्फा की जगह हम थीटा को मान लेते हैं एंगल रोटेटेड है. नाउ दिस अल्फा विल बिकम द टॉर्क पर यूनिट एंगल, पर यूनिट एंगल, पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट एंगल में अल्फा, ये अल्फा एक कांस्टेंट है. और जिस मटेरियल का आपका स्ट्रिंग बना होगा उसकी एक पर्टिकुलर अल्फा की वैल्यू होगी. तो अल्फा क्या है आपका, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट या पर यूनिट एंगल कह सकते हो आप. पर यूनिट एंगल के लिए कितना टॉर्क डेवलप होता है उस मटेरियल में, वो अल्फा है. ठीक है, और ये नोन होता है, ये जो कंपनी बनाती है ना वो आपको टेस्ट करके और इसकी वैल्यू दे देगी. तो आप प्रैक्टिकल से क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं. कितना एंगल से स्ट्रिंग रोटेट हुआ, स्ट्रिंग कितने एंगल से रोटेट हुआ, मतलब ये एंगल आप निकाल लो. रॉड कितने से रोटेट हुआ, देखो यहाँ पर ये जो रॉड है, ये रॉड कुछ ना कुछ एंगल से रोटेट होगा, तो ये एंगल आप निकाल सकते हो, मतलब थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो. और अल्फा आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है. अब जो जो चीजें इस फॉर्मूले में पता है, मैं ये फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ और फिर हम देखेंगे कि जो जो चीजें पता है उसको अपन सर्कल कर लेंगे. अल्फा थीटा इज इक्वल्स टू 2 GMM इंटू डी अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पर देखो अल्फा तो आपने जो मटेरियल यूज करा, तो वो मटेरियल जिस कंपनी ने बनाया उसने टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट कितना होता है वो आपको पता है. और ये थीटा आप इजीली निकाल लोगे, कितने एंगल से रोटेट हुआ आपका डिवाइस, रोटेट जो हो रहा है, जो बार आपका रोटेट हो रहा है वो कितने एंगल से रोटेट हुआ वो आप प्रैक्टिकल से निकाल लेंगे. इसके बाद छोटा स्मॉल एम मास और कैपिटल एम मास, ये आपने प्रैक्टिकल में खुद ही लिया है. देखो यहाँ पर ये आपने ही लिया है, तो इसको कैलकुलेट करना, इसका मास कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात है नहीं. यहाँ पर ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम और ऊपर कैपिटल एम, तो इसके मास ऑलरेडी हमें पता है. इसके बाद ये डी की वैल्यू भी हमें पता है और ये एक्स की वैल्यू भी पता है हमें. ये प्रैक्टिकल में सारी चीजें हमको पता है, इजीली निकाल सकते हैं. इसका मतलब यहाँ पर हमें स्मॉल एम कैपिटल एम भी हमें पता है, यहाँ पर हमें डी की वैल्यू भी पता है, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू भी पता है. तो अननोन क्या बच गया, सिर्फ जी. जी आपका अननोन बच गया. तो फ्रॉम दिस जी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. और ये प्रैक्टिकल करने के बाद जब सारी चीजों की वैल्यू आपने पुट करी तो जी की वैल्यू कितनी आई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये इसकी यूनिट होती है. तो दिस इज द वे इन विच द कैवेंडिश हैज मेजर्ड द वैल्यू ऑफ द जी. अच्छा, अब जी की वैल्यू आ गई तो उससे अर्थ का मास कैलकुलेट हमने कर लिया. वो कैसे करा, देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है, तो अर्थ का मास माना अपन ने कैपिटल एम. और ये अपन ने एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट लिया, वो ऑब्जेक्ट, ये अर्थ का मास कैपिटल एम और ये ऑब्जेक्ट है आपका ये स्मॉल एम यहाँ पर रखा हुआ है. और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर, ये रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर. ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है वो तो अपन निकाल सकते हैं फोर्स की वैल्यू. तो हमारे पास फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब इसमें फोर्स अपन निकाल सकते हैं इजीली कि इस स्मॉल एम पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. रेडियस अर्थ का ऑलरेडी पहले पता कर लिया गया है थ्रू टेलीस्कोप एंड दिस, जो अपन मेथड यूज करते हैं दैट इज पैरेलैक्स मेथड वगैरह, वहां से रेडियस ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन. और एम की वैल्यू हमें पता है, स्मॉल एम जो हमने देखा है कि आपका ही ऑब्जेक्ट है तो स्मॉल एम आपको पता है. जी की वैल्यू अपन ने कैवेंडिश ने निकाल के दे दी, तो बचा क्या, कैपिटल एम. तो यहां से कैपिटल एम की वैल्यू आ गई. जब जी की वैल्यू आ गई तो कैपिटल एम की वैल्यू आ गई. मतलब कैवेंडिश ने जी की वैल्यू जैसे ही दी आपको, वैसे ही अर्थ का मास हमने निकाल के रख दिया. तो इसीलिए अपन कहते हैं कि कैवेंडिश ने अर्थ को तोल दिया, अर्थ का मास हमें बता दिया. ओके.